हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। लास्ट वीडियो में जो फॉर्मेट है वो सिर्फ कॉलम वाइज था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस शीट के जैसे है। द मतलब कंपनी नेम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड उस टाइम। रेफरेंस नंबर नॉट रिक्वायर्ड, देन पर्टिकुलर एंड एक सेकेंड। रेफरेंस नंबर जो होते हैं वो कंपनी बहुत बड़ी होती है, फर्म बहुत बड़ी होती है, मतलब हर एक फाइल या हर एक चीज़ ध्यान में नहीं रख सकते, इसलिए रेफरेंस नंबर वो देते हैं ताकि सब पता चले। ओके, देन पर्टिकुलर नोट नंबर जो मैंने बताया आप लोगों को, वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे उसका नंबर वहाँ पे हम दे देंगे। Then figures as at the end of current reporting period and figure as at the end of current reporting period. Revenue from operation, other income, देन टोटल इनकम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जो होता है वो ऐड करते हैं, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। देन एक्सपेंसेस, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड आएगा। देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, देन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, या ये सब उसमें आता है। देन एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, दोनों पॉइंट आते हैं इसमें। देन टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स एंड अर्निंग पर इक्विटी शेयर उसमें फॉर डिस्काउंटेड एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस हो गए इंक्लूड। ओके, ये फॉर्मेट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे समरी चार्ट। तो मतलब जैसे हमने बैलेंस शीट का देखा है कि मेजर हेड्स कौन से, सब हेड एंड उसके में कौन सा अकाउंट आता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस बता रही थी, बट ये समरी ऑफ चार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अकाउंट्स कौन से आएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंडर सेल ऑफ प्रोडक्ट, उसमें कैश क्रेडिट दोनों इंक्लूड है। हम सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड लेस करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। देन सेल ऑफ प्रोडक्शन स्क्रैप, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, उसमें से हम लेस एक्साइज ड्यूटी करेंगे। ओके, उसके बाद अदर इनकम में सब हेड आएगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड का इनकम होगा, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगे। अब इंटरेस्ट इनकम में क्या अकाउंट होता है, मतलब क्या इंक्लूड होता है? बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डिविडेंड इनकम में डिविडेंड ऑन शेयर्स, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सन्ड्री और मिसलेनियस इनकम, then rent received from sublet, profit on sale of furniture, share transfer fees,
रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड सप्लायर्स। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके सब हेड में आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसमें इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट में आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड उसमें रॉ मटेरियल परचेस, ऐड एक्सपेंसेस ऑफ परचेसेस, कैरेज, कार्टेज एंड ऑन परचेसेस आता है। उसके बाद परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड उसमें से हम लेस रिटर्न आउटवर्ड करेंगे। देन चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड के अंडर कौन से अकाउंट आते हैं, तो स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी ओपनिंग वाला, स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी क्लोजिंग, इंक्रीज इन स्टॉक हम लेस करते हैं उसमें से, एंड डिक्रीज इन स्टॉक ऐड करते हैं। मतलब स्टॉक जो भी हमारे पॉइंट होते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं दैट टाइम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं दैट टाइम है बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड टू ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओके, सेम वैसे ही। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है wages and salary, wages to shop floor supervisor, wages to production staff, manufacturing wages, productive wages, then unproductive wages, administrative salaries, salary wages and other benefits, staff welfare expenses, then bonus payable to employee share बेस्ड पेमेंट, मतलब जो भी हम इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को जो भी एक्सपेंसेस राइट डाउन करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देन फाइनेंस कॉस्ट के अंडर कौन से अकाउंट आएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, interest on fixed deposits, interest on short term loans, other borrowing cost, loan processing charges, cost of finance, other finance charges, contribution to pension fund, commitment charges on loan। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेडमार्क, लूज टूल्स जो हम रिटर्न ऑफ करते हैं वो। देन सब हेड में जाता है अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में कौन से अकाउंट आएंगे, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, वर्कशॉप रेंट, रॉयल्टी पेड, रिपेयर्स टू मशीनरी, consumption of store and spares, repairs to building, manufacturing expenses, then excise duty, जनरल रिपेयर बिल, डायरेक्टर फीस, जो भी हमारे फीस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, टैक्स रिलेटेड है, मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, देन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेंट हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जितने भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को एक्सपेंसेस के अंडर राइट डाउन करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस ये सब हेड के अंडर आएंगे, और उसमें जो अकाउंट्स आते हैं वो सब यही होंगे हमारे। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, देन rental expenses, traveling expenses, property tax, sales promotion charges. Okay, then
सॉरी, एक्सेप्शनल आइटम जो होते हैं उसमें क्या आएगा, इंक्लूड होगा impairment of PPE and loss on disposal investment, देन सेटलमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जनरल इनकम, वो सारा इंक्लूड होता है. The preparation of company final account जो होता है as per the latest amendments or latest company act made by the Ministry of Corporate Affairs to Schedule 3 Company Act 2013 involves the consideration and sub points to different items of financial elements for assets, equities, liability, expenses or losses, and income or gains. The simplification of certain notable items of these elements are made as summarized below. Means ये ऐसे ही मैंने आपको बताया, नॉट नेसेसरी, लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखो, कंपनी एक्ट न्यू टू ओल्ड है 1956, बट न्यू अभी करंट हम यूज़ कर रहे हैं वो 2013. शेड्यूल 3, इतना ही ध्यान में रखो कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर करना है वो हम यहाँ पे करते हैं. ओके, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व. ऐसे लगता है कि कैपिटल रिजर्व कैपिटल मीन्स हम कैपिटल रिजर्व उल्टा बोल रहे हैं. ओके, लेकिन वैसे नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है. तो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्व कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, and capital reserve means profits appropriated of capital nature but not distributable for dividend. Okay, so reserve capital means it is that a portion of the uncalled share capital which may be called up in the event of company liquidations, and it is to be used in the event and basically for the purpose of winding up of the company. And it is not mandatory for a company to create a reserve capital. It's a disclosure in company balance sheet is not required. Balance sheet is not required. Okay, and capital reserve means is that a reserve which is not available for distribution of dividend. It is simply an appropriation out of profit to be used to write off capital losses such as preliminary expenses, underwriter commission, and it is mandatory for a company to create a capital reserve in case of profit on reissue of forfeiture shares. It is required to disclose the same in company balance sheet under the head other equities. Okay. Now हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम. इतनी सारी थ्योरी देख ली, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है. ओके, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, मैं बताती हूँ. हेनरी लिमिटेड है, हेनरी लिमिटेड हॉस्पेट डिस्क्लोज द समरी ऑफ लेजर बैलेंस. ये जो है एग्जाम्पल है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन ये सिंपल एक दो प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Balances appearing in the financial books of accounts as on 31st March 2019. Debit balance and credit balance.
फर्स्ट मैं डेबिट बैलेंस रीड करके बताती हूँ। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, रॉ मटेरियल का है 37,500, वर्क इन प्रोग्रेस है 32,800, फिनिश्ड गुड्स है 41,300, लूज टूल्स है 38,400। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक इन ट्रेड के अंडर हमने क्या क्या देखा था, वही यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन 1,70,000, मशीनरी एट कॉस्ट 2,13,000, furniture and fixtures cost 29,000, vehicles at cost 1,32,000, and computer software under development 50,000, cash in hand 8,000, trade receivable 1 lakh, investment 2,48,000, balance in bank current account 32,000, advance payment of income tax 45,000, investment 2,48,000, balances in bank current account 32,000, advances payment of income tax 45,000, checks and drafts on hand 17,000, interest accrued on investment 2,300, profit and loss account balance as on 1st April 2018 6,700, and biological assets 47,000. ओके, ये था डेबिट बैलेंस। नाउ क्रेडिट बैलेंस। Issued and subscribed shares capital 6,000 equity shares of ₹100 each fully called up and paid up 6 lakh. Provision for taxation 65,000. General reserve 1,12,000. Long term maturity of finance lease obligations 1,04,800. Unclaimed dividends 10,500. Then staff provident fund 39,000. Public deposit 10,000. Depreciation provisions 52,000. Trade payables current 1,52,100. Profit after tax 50,700. Current maturity of long term debts 23,900. And last one is employees on leave payable on retirement 30,000. And statement total is 12,50,000. Okay. From the trial balance given above, prepare a balance sheet as at 31st March 2019 of company as per Indian accounting standard in accordance with division 2nd to the schedule 3 of Companies Act 2013. ये जो डिवीजन 2nd टू शेड्यूल 3 दिया है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट में जिसमें बताया है कि कैसे हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या नोट दे दी, हमें इसका क्या करना है। ओके, तो एज अ इंफॉर्मेशन के लिए वो देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमें वर्किंग नोट बनानी है। पहले क्या बनानी है, वर्किंग नोट। उसके बाद में आपको बताऊंगी एक्चुअल वर्किंग नोट जो है वो फॉर्मेट में कैसे डाल देने। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हमें एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दिया है, सिंपल एग्जांपल है कि कैसे वर्किंग नोट बनाने हैं और फॉर्मेट में वो कैसे फिट करनी है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया नहीं, मतलब प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। ओके, सिंपल क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट देखते हैं। थोड़ी ब्लर आ रही है बच्चों, तो मैं जैसे ही बताती हूँ आप नोट डाउन करना अमाउंट्स। ओके,
फर्स्ट नोट मतलब हमारे कितने शेड्यूल्स है, 16 शेड्यूल है। कितने हैं? फर्स्ट क्या था हमारा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में मतलब एक्चुअल फाइनल अकाउंट सॉल्व करते दैट टाइम बोर्ड चाहिए और आप लोग सामने चाहिए तो अच्छे से आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे से लिसन करो, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल देना। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएगा? मशीनरी एट कॉस्ट आ सकती है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स की कॉस्ट आ सकती है, व्हीकल कॉस्ट मतलब जो भी प्रॉपर्टी है और प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी है वो सारा आ जाएगा। और अगर सेपरेट सबकी डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न है तो हम वो लेस कर देंगे। अगर अदरवाइज एक ही पॉइंट है डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तो वो पूरे एसेट की टोटल करके हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है उसमें मशीनरी कॉस्ट है, मतलब वो प्लांट लैंड इक्विपमेंट के अंडर आएगा, फर्नीचर उसके अंडर आएगा, व्हीकल उसके अंडर आएगी। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आता है उसके अंडर, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, इतने ही 3 पॉइंट आ जाएंगे। और डेप्रिसिएशन है क्या देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो है क्रेडिट बैलेंस में हमें दिखाई दे रहा है सेकंड पेज पे। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले मशीनरी की कॉस्ट 2,13,000। अब हम नोट जैसे बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, हर पॉइंट की अलग बनाओ या फिर ऐसे स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है एक साथ सब बनाए, पॉइंट नंबर डाल के वैसे भी बना सकते हो। तो मशीनरी की अमाउंट है 2,13,000, फर्नीचर की है 29,000, व्हीकल की है 1,32,000। तो टोटल प्रॉपर्टी हो गई हमारी 3,74,000। ओके, उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन 52,000। लेस क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 52,000, मतलब हमारी टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गए 3,22,000। कितने आ गए, 3,22,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें है बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन 1,70,000। ओके, आई थिंक एक ही पेज है ना, ब्लर आया है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अमाउंट, आप राइट डाउन कर लेना। ओके, थर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 2,48,000। फोर्थ पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स अदर दैन बेरियर प्लांट्स, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो उसमें आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट 50,000। देन बायोलॉजिकल एसेट्स अदर दैन बेरियर प्लांट्स, उसमें है बायोलॉजिकल एसेट्स है 47,000। देन ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख। ओके, 6 तो हो गए, सिंपल थे। अब 7 पॉइंट जो आता है वो इन्वेंटरीज होती है। इन्वेंटरीज में जो भी हमारे स्टॉक दिए हुए हैं वो, तो स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टॉक ऑन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। ओके, उसके बाद उसकी टोटल होगी 1,50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश इन हैंड, बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। ओके, उसके बाद 9 पॉइंट है अदर करंट एसेट, उसमें इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में
इक्विटी शेयर्स दिए हैं, बाकी कुछ नहीं बताया, वो आ जाएंगे। अदर इक्विटी में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो, उसमें हम ऐड कर देंगे जो क्रेडिट साइड को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया है वो, मतलब 6,700 प्रॉफिट बताया है हमें, उसमें हम ऐड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर देंगे 50,700। ओके, एंड उसके बाद ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस जो बताया है वो ऐड कर देंगे, तो वो हो गई हमारी 44,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,12,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स लिखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस। उसके बाद प्रोविजन की पॉइंट है, देन ट्रेड पेबल्स, अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज़, उसमें आता है अनक्लेम डिविडेंड एंड करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। करंट टैक्स लायबिलिटीज़ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अब कितनी थी यहाँ पे, 65,000 थी, एंड लेस एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हमने कितना दिया था, 45,000। तो टोटल हमारी करंट टैक्स लायबिलिटीज़ हो गई 20,000। ऐसे जो पॉइंट होते हैं वो सिर्फ हमें देखने हैं। ओके, तो मैं ये कल और एक बार एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्क्रीन पे देखो जो फॉर्मेट है। In the books of Henry Limited Hospet, balance sheet as at 31st March 2019। अब बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको अच्छे से ध्यान में रहता है तो आप लिख सकते हो। रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर, figures as at the end of current reporting period and figures as at the end of the प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ये तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अब नॉन करंट एसेट हेडिंग देंगे हम, और उसके अंदर जो भी सब हेड थे वो लिखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 1, उसकी अमाउंट, ऐसे हम जितने थे हमारे मतलब बायोलॉजिकल एसेट्स एंड अदर 5 तक नोट वो लिखेंगे। उसके बाद 6 नंबर की नोट आएगी, 7 नंबर की आएगी, 8 नंबर की एज इट इज़ आ जाएगी। मतलब एसेट साइड जो है 9 नंबर तक वो एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर ली, और देखो स्क्रीन पे, और उसकी टोटल भी करके रख दी एसेट साइड की 11,46,300। उसके बाद हम लायबिलिटी लेंगे 10, 11, 12, 13, 15, 14, वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ओके, लेकिन जब हम अदर इक्विटी लिखेंगे, अदर फिनेंशियल लायबिलिटी, अदर इक्विटी, उसमें 1,56,000 हो गए, क्योंकि सरप्लस हमारा था 44,000। ओके, और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, वो 1 अप्रैल 2018 का था 6,700, इसलिए हमने वो ऐड नहीं किया। ओके, उसके बाद जो 50,700 थे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। ओके, इसलिए हमने अदर इक्विटी की टोटल 1,56,000 ले, बाकी एज इट इज़ हमने वो नोट डाउन कर लिया। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर को फिर से यही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ऐसे सडनली आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक साथ, बैलेंस शीट एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद और एक चार्ट है, उसमें आपको आई थिंक मुझे लगता है वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए।
वो है एडजस्टमेंट और उसके ट्रीटमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो बैलेंस शीट के यहाँ जाता है, मतलब करंट एसेट में, इन्वेंटरी में किस में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के किस में जाता है, एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करना है, लेस करना है, ये सब मैं बताऊँगी आप लोगों को। थैंक यू।